गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। आज तक आपको मैं गुड आफ्टरनून बोलता आया हूँ। आज पहले दिन मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्लास मेरी है क्या? पहली क्लास मेरी है क्या? बढ़िया हो गया फिर तो। और भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर रखा था लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने आपको बताई थी। बता, लिखवा देंगे बेटा, लिखवा देंगे। बैठो जल्दी, बैठिए। बढ़ दो, बढ़ाओ। कौन बढ़ाएगा? चलिए, बढ़ गई आवाज? सही आ रही है पीछे आवाज मेरी? ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपका है, इसे मैंने बताया था एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको आप रेंट पर देंगे, और जो टेनेंट आपको रेंट देगा, आप क्या होंगे? प्रॉपर्टी के ऑनर होंगे। तो ये रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। सबसे पहले हमने अंडर सेक्शन 22 देखा था, और सेक्शन 22 क्या बता रहा है हमें? सबसे पहली बात ये कह रहा है कि आप अंडर सेक्शन 23 से क्या फाइंड आउट करो? एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करो। प्लस में एनुअल वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हाउस प्रॉपर्टी की। और आप उस हाउस प्रॉपर्टी क्या होने चाहिए? ऑनर होंगे। तभी क्या मिलेगा आपको? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो जाएगी ऑनर के हाथ में। सेक्शन 22 हमने देखा था। पहले पॉइंट में एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेक्शन 23 के अंदर। सेकंड पॉइंट में एनुअल वैल्यू में क्या होना चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए, या बिल्डिंग के साथ में कोई लैंड जो लगी हुई है, या फिर ये प्रॉपर्टी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ऑनर के हाथ में। फिर हमने पढ़ा कि सर दो ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल ना होकर कहाँ टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी कि जिस प्रॉपर्टी में आप खुद ही काम करते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? जिसको आपको लेट आउट करने का आपका बिजनेस ही है, इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का आपका मेन बिजनेस है। फिर कंडीशंस हमने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। पहली कंडीशन क्या है? कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए। अब बिल्डिंग का मतलब कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो चाहे गोडाउन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रेजिडेंशियल हाउस हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो वैकेंट लैंड नहीं होनी चाहिए। अगर वैकेंट लैंड होगा तो इसका जो किराया जो आपको मिलेगा, जो आपको रेंट मिलेगा, वो रेंट आपका या तो आईएफएस में जाएगा या पीजीवीपी में जाएगा। एदा केस में भी वो तो डिपेंड करता है कि किस बात के लिए आपने उसको रेंट पर दे रखा है। ओके सर। फिर पॉइंट नंबर सेकंड में हमने देखा कि प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए। ओनर का मतलब जो राइट, जिसके पास राइट है रेंट लेने का, पहली बात ये थी। और दूसरी बात क्या बेटा? ओनर के साथ में आप जरूरी नहीं है कि आप उसके क्या हों? रजिस्टर्ड ओनर हो। अगर आप उसके सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल ओनर है तो भी आप ओनर माने जाएंगे। फिर हमने देखा ओनरशिप आपकी चाहे फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर डी में हमने देखा कि डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27 भी इसमें शामिल रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो कहता प्रॉपर्टी जब आपके पास थी तब आपने रेंट कम आया, तो प्रीवियस ईयर में रेंट देखना आपको। असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है। अगर असेसमेंट ईयर में जब टैक्स पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी आपके पास नहीं भी है, तो भी क्या होगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि जिस लैंड पर ये प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, जरूरी नहीं है उस लैंड की ऑनरशिप आपके पास हो, केवल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है, तो क्या होगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट में अगर डिस्प्यूट का केस है तो कोर्ट ने किसको परमिशन दे रखी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि आपकी मर्जी है भाई, जब ए या बी दोनों में से किसी से भी क्या ले सकते हो? आप टैक्स चार्ज कर सकते हो। बात समझ में बच्चों आपको? आइए बच्चों, फिर पॉइंट हमारा क्या है? यूज ऑफ प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी को कहाँ यूज करना है आपको? कैसे मर्जी यूज करो भाई। जैसे मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको दी है, आप चाहे उसमें रहो, चाहे उसमें बिजनेस करो, चाहे उसको गोडाउन बनाओ, चाहे उसको खाली रखो, वो आपकी मर्जी है। पर हाँ, अगर उस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर लेता हूं, मैं खुद मालिक हूं, तो इसका जो रेंट होगा, नोशनल रेंट बोलते हैं इसको, हम पीजीपी में पढ़ेंगे इसके बारे में अपन। तो जो नोशनल रेंट होगा वो कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने वाला है। पीजीपी में पढ़ेंगे बेटा।
प्रॉपर्टी में बी यूज फॉर एनी पर्पज, किसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, चाहे रेजिडेंशियल पर्पज जो, कमर्शियल पर्पज जो, मॉल बना दो आप उसके अंदर, कुछ भी कीजिए आप, बट इट शुड नॉट बी यूज बाय द ऑनर ऑफ द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन नॉट बाय हिम। ऑनर खुद उस बिल्डिंग में क्या नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। अगर वो खुद उस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। द इनकम अर्न बाय द एसएससी एंगेज इन द बिजनेस एंड लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी ऑन द रेंट अंडर द हेड बिजनेस इनकम। अगर आपका बिजनेस ही क्या है बेटा, रेंट पर प्रॉपर्टी देने का बिजनेस है, तो आपकी जो इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ये वही पॉइंट है बच्चों जो हम कल पढ़ा था हमने, और ये देखिए सेम टू सेम इस पॉइंट को इन्होंने अलग पॉइंट में बना के लिख दिया है। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक। अगर आपके पास प्रॉपर्टी कोई स्टॉक के अंदर है तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर द हेल्ड बाय द एसएससी स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस ऑल्सो। हाउएवर द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग द स्टॉक इन ट्रेड वुड बी ट्रेड नील for the period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority. If such property is not let out during the period, सर ये क्या बोल गया, देखो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ये केस लो है एक, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके सोचना। आपने डीएलएफ का नाम सुना है, या फिर अगर हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स है बेटा, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो फ्लैट्स बनाते हैं। एक बहुत नामी बिल्डर है, उसने कुछ फ्लैट्स बनाए, एक फ्लैट की कीमत थी 5 करोड़ की। हाँ सर, 5-5 करोड़ के फ्लैट होते हैं क्या, होते हैं क्या साहब? 5 करोड़ तो बहुत बेसिक अमाउंट है, 50-50 करोड़ के फ्लैट भी होते हैं। हम तो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं 5 करोड़ का, तो अच्छा खासा फ्लैट है, कहने की बात है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 10 फ्लैट्स है बच्चों, जिसमें से 8 फ्लैट सोल्ड हो गए। मान लो बिल्डर है एबीसी एंड कंपनी या एबीसी लिमिटेड। ये एक बिल्डर है बच्चों जिसने क्या किया है, या नाम लिखता है डीएलएफ। डीएलएफ का नाम सबने सुना है, डीएलएफ। डीएलएफ ने क्या किया, ये 10 फ्लैट्स बनाए हैं और 10 फ्लैट बनाकर उसने 8 बेच दिए। मुझे बताओ बेटा, जो 2 अनसोल्ड है, जो अनसोल्ड 2 फ्लैट है, वो डीएलएफ का क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। क्योंकि जिस चीज में आप डील करते हो उसका स्टॉक इन ट्रेड बनता है आपका, तो इसका मतलब डीएलएफ के लिए 2 क्या बन गए, स्टॉक इन ट्रेड बन गए। अब ये 2 आपके खाली पड़े हैं फ्लैट, डीएलएफ बेचेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन 2 फ्लैट की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो तो बिक गए, उस पर जो भी इनकम आनी थी डीएलएफ ने पे कर दी होगी, बिजनेस इनकम ना भाई। डीएलएफ ने बनाया कितने में, 4 करोड़ में, बेचा कितने में, 5 करोड़ में, तो 1 करोड़ की इनकम कमाई होगी डीएलएफ ने, तो इस 1 करोड़ की इनकम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे कर दिया होगा। तो गवर्नमेंट को इससे तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस पे टैक्स आ गया गवर्नमेंट के पास। पर गवर्नमेंट ये जो खाली पड़ा है उसको देख रही है कि खाली कैसे है। डीएलएफ कहता है भाई खाली है, जब 5 करोड़ का आएगा कोई मांगने वाला तब दे देंगे। अच्छा अच्छा, अभी कोई आया नहीं आपके पास, कहाँ अभी कोई नहीं आया। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम आपको एक एडवाइस करते हैं डीएलएफ जी। उनका बताओ क्या एडवाइस है, कि जो 2 फ्लैट आपके खाली पड़े हुए हैं, 1 और 2 फ्लैट, आप इनको ना रेंट पर लगा दो। डीएलएफ कहता फिर क्या होगा, फिर आपको रेंट मिलेगा। भाई 5 करोड़ का फ्लैट है तो कम से कम 2 लाख रुपए महीने का रेंट तो आ ही जाएगा। मल्टीप्लाई 2 फ्लैट मल्टीप्लाई 12 महीना, ये आपका रेंट आएगा। बताओ बेटा, गवर्नमेंट डीएलएफ में इस बात के लिए क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनकम तो डीएलएफ की बनेगी, इनकम आएगी डीएलएफ के पास, पर गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स भी तो आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको रेंट पे लगाओ। बताओ बच्चों, क्या डीएलएफ इसको रेंट पे लगा देगा? नहीं लगाएगा। वो कहेगा पागल हो रही है गवर्नमेंट जी, मेरे 5 करोड़ का फ्लैट किराएदार को दे दूं मैं ताकि उसको गंदा कर दे। प्रैक्टिकल होकर सोचिए बेटा, ये रियल केस लो है सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसाइड हुआ है। 5 करोड़ का मेरा फ्लैट बना हुआ है, क्या मैं किराए पे लगा दूं उसको, ताकि वो किराएदार आके गंदे गंदे काम करे, उसमें टूटियां तोड़ के ले जाए मेरे फ्लैट की? किराएदार है भाई, उसका तो क्या है, उसको 2 लाख में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो अपनी मर्जी से मजे लेगा। नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अगर मैंने इसे किराए पर दे दिया तो मेरे फ्लैट की कीमत ही कम हो जाएगी, ऊपर से मेरी गुडविल खराब होगी वो अलग से। बात समझ में आ रही है? किराए पर नहीं देने वाला। तो गवर्नमेंट ने कहा यार तू किराए पे नहीं देगा तो हमें तो क्या नुकसान हो जाएगा, टैक्स का नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये
अब ये झगड़ा जो था कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है कि इन फ्लैट्स को रेंट पे जाए ताकि क्या हमें मिले, रेंट मिले। पर डीएलएफ क्या कह रहा है कि नहीं दूंगा मैं रेंट पर, क्योंकि मेरा फ्लैट खराब हो जाएगा। दोनों अपने आप में सही स्टैंड लेके बैठे। अब देखो कितना बड़ा डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई डीएलएफ, आपको ये रेंट पे नहीं देना, क्योंकि आपका ये मानना है कि ये प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दी जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी की कीमत कम हो जाएगी, ऊपर से आपकी गुडविल भी खराब होगी। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर रेंट पे जाएगा तो टैक्स आएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि रेंट पे मत दो, हमें तो टैक्स पे कर दो। तो अब गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जब ये फ्लैट बनकर तैयार हुआ है, किसी दिन तो बनकर तैयार हुआ होगा, कैसे पता चलता है सर फ्लैट बनकर तैयार हो गया? बेटा एक चार्टर्ड इंजीनियर्स होते हैं जो बिल्डिंग पर साइन करते हैं, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं उसको, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का साइन इशू करते हैं कि साहब आज ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस दिन वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन वो बिल्डिंग कंप्लीट मानी जाती है। तो जिस दिन कंप्लीट सर्टिफिकेट आ गया आपका, इसका मतलब बिल्डिंग तैयार हो गई है। उसके एंड ऑफ प्रीवियस ईयर पे आ जाओ। जैसे मान लो आज कौन सी डेट है बच्चों, आज है 18 फेब। इस दिन क्या मिला आपको, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। तो इसके एंड पर आ जाओ। एंड कब आएगा, 31 मार्च 2022। इसके यहां से 2 साल तक, मतलब जिस दिन वो एंड हो रहा है उसके 2 साल तक, 1 साल और 2 साल गवर्नमेंट टाइम दे रही है किसको, डीएलएफ को। गवर्नमेंट कह रही है भाई देख डीएलएफ, हम तुझे 2 साल का टाइम दे रहे हैं, इस फ्लैट को बेच देना, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर 2 साल तक नहीं बिका तो फिर क्या लेना स्टार्ट कर देंगे, इसके ऊपर हम टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे। वो भी कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल टैक्स। बात समझ में आ रही है क्या? क्या 2 साल के बाद में डीएलएफ इस फ्लैट को रेंट पे लगा देगा? नहीं लगाएगा। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मत लगाओ, हम इसका नॉशनल रेंट मानकर टैक्स चार्ज कर लेंगे। हम ये मानेंगे अगर ये फ्लैट रेंट पर लगा होता तो इसका रेंट इतना आता, और ये अगर इतना आता तो इतना टैक्स बनता, तो ये टैक्स दे दे। मतलब ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, पर ये डीम टू बी लेट आउट मान ली जाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बताया मैंने कि सर अगर आपका काम क्या है, आपका काम ये फ्लैट बनाकर बेचना, मतलब फ्लैट जो है, प्रॉपर्टी जो है वो आपकी स्टॉक इन ट्रेड है। तो उस केस में 2 साल तक का टाइम है आपके पास। कब से, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर से 2 साल तक आपके पास टाइम है। 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे हम, नील मानेंगे। सर एनुअल वैल्यू नील मानेंगे क्योंकि बेटा जब तक एनुअल वैल्यू नहीं आएगी तब तक हाउस प्रॉपर्टी में कुछ टैक्सेबल होने वाला नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या रहेगी, नील रहेगी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो डीम टू बी लेट आउट बन जाएगा। अभी जो लाइन हमने पढ़ी थी जो समझ में नहीं आई थी, अब पढ़ो बेटा, अब समझ में आएगी। इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखना और ये पढ़ दीजिए पूरा का पूरा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्डर के लिए। नहीं वो तो जो बेटा बन गया उसको थोड़ी तोड़ के बनाएंगे फिर से। हाँ वो अलग रहेगा, वो उसका सर्टिफिकेट अलग से मिलता है जो ऊपर बनेगा। फिर बिकेगा कैसे वो? अरे अगर पहले पहले बिक गया तो बात ही खत्म है ना बेटा। देखिए कभी एक एक फ्लैट का नहीं मिलता बेटा आपको सर्टिफिकेट, पूरी बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिलता है आपको। एक एक फ्लैट का थोड़ी लेके आओगे आप, और बेवकूफ थोड़ी मैं एक एक फ्लैट का लेके आऊंगा। क्या फ्री में देगा क्या चार्टर्ड इंजीनियर? उसके अलग अलग पैसे देता रहूंगा मैं। बेटा दो होते हैं, एक होता है बेनिफिशियल, एक होता है बेनिफिशरी। बेनिफिशियल कौन होता है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी होती है। बेनिफिशियरी कौन होगा, जिस जो उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में रहते हैं, आप बेनिफिशियरी है, उसको यूज कर रहे हो आप। आपके पिताजी क्या है, बेनिफिशियल ओनर है। हो गया? अब आया बात समझ में बेटा ये लाइन? क्या आपको ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा ये वाला? बिल्कुल सही समझ में आ रहा है सर। इसमें डीम टू बी लेट आउट तो नहीं लिखा हुआ, आगे बताऊंगा बेटा वो कहां पर आएगा। हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही, आ गई वॉइस, होगी क्या, लाइट होगी, आ रही है जा रही है?
नहीं नहीं, देखो लिखा है ना साफ साफ, ऐसे तो फिर क्या करें बताओ, गवर्नमेंट को कोई ना कोई 2 साल तो लगाने थे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सर annual value of property being held as stock in trade would be treated nil for period of 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion construction property obtained from the competent authority। कि जिस साल आपको कंप्यूटर अथॉरिटी ने क्या दिया, सर्टिफिकेट दिया, उसके एंड पर 2 साल तक क्या रहेगा, प्रॉपर्टी आपकी एनुअल वैल्यू नील मानेंगे हम। ठीक है बच्चों, बस फिर तो उसके 2 साल क्या फर्क पड़ता है यार उसमें, ये कोई डाउट नहीं है। सैलरी के लिए मैं आपको एक डेट दे रहा हूं बेटा, मैं आपको बताऊं GI 1 है क्या, ये GI 1+3 है। और कुछ बच्चे से ऐप पर भी एप्लीकेशन पे मुझे डाल रहे हैं मैसेज, पूछ रहे हैं बेटा मैं उसमें यही लिखूंगा डिस्कस इन क्लास, चाहे कितनी बारी पूछ लो मुझसे आप, क्योंकि रोज आ रहा हूं आपके सामने। और सैलरी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको बता दूं, मैं सैलरी के लिए एक समय डिसाइड करेंगे बेटा, 1 क्लास 2 क्लास जितनी लगेगी उतनी लगाएंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए कीजिए, लिखिए साइड में जो डाउट आपके हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 पूरे करवा दो, वो भी करवा दूंगा मैं। उनको लिखो बेटा, जब तक आप खुद उसे महसूस नहीं करोगे तब तक वो याद नहीं होगा आपको। जहां अटकोगे वहां अपनी कॉपी खोल के नोट्स में देखना बेटा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, लिख के ले लो मुझसे चाहे आप। ऐसी कोई चीज नहीं है जो क्वेश्चंस के अंदर हो और मेरे नोट्स में ना हो। और मैं बताऊं आपको, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलता, मैंने आज तक सैलरी का ये जो स्कैनर है, उस स्कैनर के क्वेश्चन आज तक नहीं देखे मैंने। बच्चे अपने आप कर लेते हैं, कोई 2-4 क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है। ये मत देखना कि उस स्कैनर को देख के कोई नोट्स बन रहे हैं। और मैं आपको ये और बोलता हूं कि कोई भी किताब हो आपके पास जिसमें सैलरी वाला चैप्टर है, उठा के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देना, जहां को मेरे नोट्स देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब आगे। सैलरी वाले के लिए टाइम दूंगा बेटा, आप मुझे बताओ कब का टाइम, अभी बात कर लेते हैं। बताओ कब चाहिए टाइम आपको, कितने दिन चाहिए आपको? ये आज क्या है बेटा, फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे, मंडे को रख लें क्लास। अरे तो करो ना उसको, संडे आपके पास पूरा। बेटा जितना डिले करोगे उतना लेट होता चला जाएगा। 1 हफ्ते का बेटा, 1 साल ले ले पूरा, फिर नलायक 1 हफ्ता दो। बुधवार को रख लेते हैं, बुधवार ठीक है आपका। क्योंकि बेटा मैं इसलिए बोल रहा था आपको संडे मिलेगा पूरा। और कैसे करने क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। सैलरी के जब क्वेश्चन करने लगो आप, जो मैंने आपको PDF दी है, स्टार्टिंग से मत लग जाना बेटा, आसान क्वेश्चन है, लास्ट से लगना आप। क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो क्या है मैं बताता हूं आपको, जो RTP MTP और जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट, वो क्वेश्चन है लास्ट वाले, तो उनसे स्टार्ट करना, पीछे चलना स्टार्ट हो जाना आप। बात समझ में आ रही है आपको? स्टार्टिंग से तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा सब कुछ आ रहा है, पर पीछे से करो तो पता चलेगा कि यार थोड़ा कम आ रहा है। सब है नहीं, MCQ नहीं है बेटा, MCQ अलग से मिल जाएगा आपको। मंडे को रखा है, ठीक है, मंडे को कर लें फिक्स बेटा, वेडनेसडे को, ठीक है, बुधवार को लेंगे बेटा, बुधवार को क्लास रहेगी अपनी। अगला टॉपिक है हमारा कंपोजिट रेंट, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद में बेटा पॉइंट नंबर 2.4 है, प्लीज सामने देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। चलो भाई चैप्टर नंबर 2 की कुछ याद करवाता हूं आपको। मुझे बताइए बेटा, एक प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, ये लो US में मेरी एक प्रॉपर्टी है और उससे रेंट भी मुझे US में मिल रहा है। बताओ ये रेंट मेरे हाथ में कब टैक्सेबल होगा? यदि मैं ROR हूंगा तभी टैक्सेबल होगा। यदि मैं NOR या NR हूंगा तो ये इनकम कौन सी है? फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम सिर्फ किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? याद है कि आपको सारे फॉर्मूले? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही इंटेलिजेंट बैच मिला है भाई मेरे को। तो पढ़ दो फिर इस लाइन को। अगर आप ROR हैं तो ये जो रेंट है आपका, चाहे इंडिया के बाहर मिले चाहे कैसा भी हो, फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल होगी। पर यदि आप RNOR या NR हैं तो अगर ये रेंट इंडिया में रिसीव्ड हो गया तो टैक्सेबल होगा। बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव्ड होती है तो वो क्या बन जाती है? और इंडियन इनकम किसका हाथ में टैक्सेबल है? सबके हाथ में टैक्सेबल है। इसके हमने प्रोविजंस भी किए थे जब हमने चैप्टर नंबर 2 किए थे ना, 2-3 प्रोविजन आए थे इसके, ये उसी से है बेटा। आगे बात समझ में। अगर आप ROR हैं तो आपको रेंट इंडिया में मिले चाहे इंडिया के बाहर मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ROR के हाथ में दोनों इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम। यदि आप NR या फिर RNOR हैं तो उस केस में टैक्सेबल कब होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ रिसीव्ड
इन इंडिया, क्योंकि रिसीव्ड इंडिया से क्या होता है बेटा, इनकम क्या बन जाती है, इंडियन इनकम बन जाती है। बहुत बढ़िया। लक्षित अग्रवाल क्या पूछ रहे हो बेटा आप? अभी बात करेंगे बेटा कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, उसकी बात तो हम कर लेंगे। इफ इट इज लेट आउट ड्यूरिंग द 2 ईयर, आप ये पूछ रहे हैं जो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड वो लेट आउट कर दिया 2 साल के अंदर, ये पूछ रहे हो बेटा लक्षित? तो बेटा लेट आउट कर दी तो बात ही खत्म होगी ना, झगड़ा ही खत्म हो गया। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, लेट आउट कर दो, हमने लेट आउट कर दी तो खत्म। प्रॉब्लम कब आती है, लेट आउट नहीं करो और गवर्नमेंट के लिए लेट आउट करो, तो वहां आएगी ना प्रॉब्लम। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेन काम स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए, अभी तक जो पढ़ा हमने कोई काम का नहीं था, एमसीक्यू में आ सकता, बाई चांस नहीं आएगा वैसे भी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो काम का है, क्योंकि सेक्शन 22 हमें क्या बताता है, सबसे पहले क्या करना आपको, सेक्शन 23 से क्या निकाल के लेके आना है, एनुअल वैल्यू निकाल के लाना है। मतलब सर अगर हम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम की हम बात करें तो ये सेक्शन 23 ही है जो आपको सीखना है, और दुनिया का सबसे आसान सेक्शन भी यही है। पहले मेरी लैंग्वेज में समझो, सेक्शन 23 है क्या। देखो बेटा, एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, कि सर जो एनुअल वैल्यू है वो निकाली जाएगी कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू होना चाहिए। उस ग्रोस एनुअल वैल्यू में आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देना, जो बचेगा उसे हम क्या कह देंगे, एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। बात समझ में आई? फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो आप, ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसको हम जीएवी बोलते हैं प्यार से, उसमें से क्या माइनस कर देना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, और ये जो आएगा वो क्या होगा, नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। ऐसे नॉर्मली इसको नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं, एनएवी, ठीक है। जीएवी में से माइनस क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स, फिर ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख के देखेंगे अपन, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू एनुअल वैल्यू, ठीक है। अरे बोलो ना, लो देख लो इधर। डिटरमाइन क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस क्या करोगे आप, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये क्या बन जाएगा। बस इंस्टीट्यूट ने क्या किया बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख दिया, मैंने वर्टिकल बताया, और आपको वर्टिकली पढ़ना है, वैसे एग्जाम में वर्टिकल आपको बना के आना है। अब कहानी ये उठती है कि सर ये ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या है, ये म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, तभी तो माइनस करना सीखेंगे हम। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालना सिखाता हूं। अब थोड़ा सा अपने आप को, प्रॉपर्टी आपकी है, उस प्रॉपर्टी पर क्या क्या हो सकता है उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपन। सोचिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ये लो भाई आपकी प्रॉपर्टी है। पहला केस क्या हो सकता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को पूरे 12 महीने तक रेंट पर दे दिया। नॉर्मल होता है भाई, आपकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट रेंट पे लग रही है। हो सकता है कि सर आपकी प्रॉपर्टी 3 महीने रेंट पर थी और 9 महीने वैकेंट हो गई, भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना बेटा, प्रॉपर्टी खाली भी रहेगी। या ऐसा भी हो सकता है सर ये जो प्रॉपर्टी आपकी है पूरे 12 महीने वैकेंट रहेगी। या ऐसा भी हो सकता है इस प्रॉपर्टी के अंदर पूरे 12 महीने तक मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड करके बैठा रहा, और प्रॉपर्टी मैं खुद रहता हूं। या ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बन सकता है कि सर एक प्रॉपर्टी आपके पास, उसका ऊपर वाला फ्लोर तो लेट आउट कर रखा आपने और नीचे वाला फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, मतलब खुद रहते हो उसमें आप। या ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि सर ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैंने किराए पर दिया, किराए पर दिया कितना, 3 महीने तक ये रेंट पर लगा रहा, लेट आउट हुआ, फिर 2 महीने ये खाली रह गया, वैकेंट रह गया, कोई किराएदार आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने हार के मैंने क्या किया, मैं खुद रहने लग गया प्रॉपर्टी के अंदर, तो बाकी रिमेनिंग मंथ मैंने क्या कर लिया, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड। बात समझ में आ रही है भाई? कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, इन जैसा भी आप कहोगे वो सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टी को आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा।
कि सर जब हम किसी भी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉपर्टी के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली 60 टाइप की प्रॉपर्टी है, पर हम इसको 5 बना के पढ़ेंगे बेटा। तो 60 टाइप में क्या क्या हो सकता है? एक प्रॉपर्टी जो पूरे 12 महीने किराए पर गई हो, एक प्रॉपर्टी 12 महीने खाली रह गई हो, एक प्रॉपर्टी कुछ किराए पर थी कुछ खाली रह गई, एक प्रॉपर्टी किराए पर भी थी या फिर मैं खुद रहने लग गया, एक प्रॉपर्टी किराए पर भी थी खाली भी थी और मैं खुद रहने लग गया, एक प्रॉपर्टी के एक हिस्से में मैं रहता था एक हिस्से में मैंने किराए पर दे रखा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमें सीखने हैं। तो हम सबसे पहला बताओ क्या सीखना चाहिए हमें कि एक प्रॉपर्टी जो पूरे 12 महीने तक क्या थी, ये नॉर्मल केस है ना बेटा, सबसे नॉर्मल केस तो यही है कि पूरी प्रॉपर्टी 12 महीने तक किस पे थी? रेंट पे थी। तो बेटा 12 मंथ तक जब प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे रहती है तो उसका एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है? तो फिर से बेटा एनुअल वैल्यू अरे वैसे निकलेगा जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स माइनस ये क्या बनेगा? एनएवी बन जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है ये जीएवी कैसे निकले? आओ पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा और फिर और सिंपल करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। बताओ पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पढ़ के बताओ। लेट आउट थ्रू आउट द पूरे 12 महीने जो रेंट पर लग जाए प्रॉपर्टी, सबसे पहला और जनरल केस यही है। बाकी तो कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे हम, पहले सीखे तो सही। मेन चीज बेटा यही है। बताओ क्या बोल रहा है ये? वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट होल ईयर देन जीएवी मतलब ग्रोस एनुअल वैल्यू वुड बी हायर ऑफ। तो जीएवी कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दोनों में जो भी हायर होगा, मतलब ईआर और एआर, इन दोनों में जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। और जीएवी में से क्या माइनस करना है? म्युनिसिपल टैक्स। क्या आ जाएगा? एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर, मतलब जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स तो ये होगा एनएवी। और जीएवी कैसा आएगा कि सर ईआर और एआर, इन दोनों में जो हायर होगा वो क्या बनेगा? अब ये ईआर क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट। और ये क्या है बच्चों? एक्चुअल रेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है और एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है? देखिए अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना बेटा, गवर्नमेंट ने इतना घुमा फिरा के क्यों बात लिखी है? क्योंकि लोग चालाक भी तो बहुत है बेटा, उनकी चालाकी भी तो दूर करनी होती है। सुनिए, एक प्रॉपर्टी है जो मेन लोकेशन पे है, बहुत बढ़िया लोकेशन है बेटा। इस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो 2 लाख रुपए पर मंथ का है। हर किराएदार चाहता है ये प्रॉपर्टी उसको मिले ताकि वो बिजनेस कर सके। इस प्रॉपर्टी का मालिक है मिस्टर राम। मैं मिस्टर राम के पास गया, मैंने कहा भाई साहब प्रॉपर्टी किराए पर दे दो। उसने कहा 2 लाख रुपए महीने का रेंट है। मैंने कहा बिल्कुल देने को तैयार, हम दे देंगे रेंट, दे दो हमें 2 लाख रुपए महीने पर ही प्रॉपर्टी। उसने कहा रुको, रेंट 2 लाख रुपए महीना है पर मैं 1 नंबर में पैसा लूंगा आपसे सिर्फ 20,000 रुपया। 2 नंबर में कितना लूंगा? 1,80,000, ताकि मैं गवर्नमेंट को ये बता सकूं प्रॉपर्टी मैंने रेंट पर कितने में दी है। 20,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 2,40,000। मैं तो 87A का रिबेट भी क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? और 2 नंबर में मुझे कितना दे देना? 1,80,000। क्या बेटा मैं मान जाऊंगा उसको 2 नंबर में 1,80,000 देने के लिए? नहीं मानूंगा तो कोई दूसरा आ जाएगा मानने के लिए। भाई साहब उस प्रॉपर्टी की नीड मुझे है या नहीं है? हाँ सर है, तो वो बोलेगा पूरा का पूरा 2 नंबर में दे तो भी दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब मैं 2 नंबर कहां से लेके आऊंगा आगे चैप्टर में बताऊंगा बेटा आपको मैं। पर सुनिए, मुझे नीड है उस प्रॉपर्टी की, वो सामने वाला जो बोलेगा मालिक मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। और मालिक क्या दिमाग लगा रहा है? अगर ये 1 नंबर में लेता तो 2 लाख मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 24 लाख रुपया। टैक्स कितना बन जाएगा उसका? सर उसने तो बड़ा दिमाग लगा लिया सर, ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? इसे टैक्स प्लानिंग नहीं बोलते, इसे टैक्स इवेजन बोलते हैं। ये कोई भी कर सकता है बेटा। भाई हमें पता है कि हमारा 2.5 लाख 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, तो हम रेंट उतना ही लेंगे जितना 5 लाख के अंदर आ जाए। बाकी किस में ले लेते हैं? 2 नंबर में ले लेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्या गवर्नमेंट बैठ के देखती रहेगी क्या? ऐसे तो कोई भी एरा गैरा गवर्नमेंट को वो फिल इन द ब्लैंक्स बना देगा। बेवकूफ भर फिल करना उसमें, ठीक है बेटा? सिर्फ बेवकूफ वर्ड फिल करना उसके अंदर।
सुनिए, तो गवर्नमेंट ने कहा मिस्टर राम को, राम प्रॉपर्टी कितने पे किराए पे दी? कहता सर 20,000 में किराए पे दी। देख भाई राम, तू 20,000 में दे चाहे तू 2.5 लाख में दे, हम इस प्रॉपर्टी का एक एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। मतलब हम ये उम्मीद करेंगे प्रॉपर्टी कम से कम इतनी वैल्यू पर रेंट पर जानी चाहिए। अगर तूने इससे ऊपर पर रेंट पे दी है तो वेल एंड गुड, तेरा पैसा हमें टैक्स पे कर दे। पर अगर तूने इससे कम पर क्या दिया है, रेंट पर दिया है, तो क्या कर देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बन जाएगा तेरा, जीएवी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैंने नंबर 2 में कितने पे लिया था बेटा, 1,80,000। हमारा राम क्या बोल रहा है कि मुझे रेंट कितना मिला है, 2,40,000 पूरे साल का। अब गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी का 1,80,000 क्या बना रखा है, एक्सपेक्टेड रेंट बना रखा है। और राम जी क्या बोल रहे हैं, 20,000 मिला है हमें तो नंबर 2 में। तो मुझे बताओ बेटा नंबर 1 में अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ईआर कितना है प्रॉपर्टी का, 1,80,000 मल्टीप्लाई 12, और एआर कितना है, सॉरी एआर कितना, एक्चुअल रेंट कितना मिला आपको, 20,000 मल्टीप्लाई 12। बताओ दोनों में हायर कौन सा है, ये क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। अगर मान लो प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए में ही जाती तो, इससे बात समझ में आ रही है बेटा? गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लिमिट लगा दी है कि इससे ऊपर पे ही देना रेंट पर। अगर इससे नीचे आ गया ना तो ये जो सीलिंग लिमिट हमने सेट कर रखी है वही क्या बना देंगे तेरी, सॉरी तू गुंडागर्दी है क्या, गुंडागर्दी है क्या? एक बात बताओ बेटा, गलत है क्या? मैं बता दूं, किसी भी प्रॉपर्टी का जो ईआर होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू से आधा होता है बेटा। जिस भी प्रॉपर्टी, जैसे ये प्रॉपर्टी रेंट पे लगी हुई है, मान लो इस प्रॉपर्टी का 1 लाख रुपए का रेंट जा रहा है, तो इसका ईआर आप निकालोगे ना तो इसका ईआर 60,000 65,000 से ऊपर नहीं निकलने वाला। अब आप उससे भी नीचे जा रहे हो, आप इसका मतलब क्या कर रहे हो, साफ साफ बेवकूफ बना रहे हो गवर्नमेंट को। आप कैसे बन जाएंगे क्या? अब समझ में आ रही है बात बेटा क्या हुआ? चलो फिर देखते हैं, बताओ आपका एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सर जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स क्या बनेगा, एनएवी। जीएवी कैसे निकलेगा, ईआर और एआर विच एवरेज हायर। एआर क्या होता है और ईआर क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब जितना गवर्नमेंट चाहती है इतना कम से कम मिलना चाहिए, उसे क्या बोल देंगे हम। और ये कौन सा बेटा, जो आपको एक्चुअल में मिला है, ठीक है। अब ये ईआर कैसे निकलता है उसकी बात हम करने वाले हैं। हाँ जी बेटा बोलो बोलो। इवेजन कहाँ हो रहा है बेटा, लोग प्रॉपर्टी, यार भोले बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई क्लास में ये नहीं चल रहा कि बीरबल की तलवार या फिर हुमायूं का जो मुकुट है वो कितना भारी था। समझ रहे आप हिस्ट्री जो पढ़ते हैं कि साहब उसने ये कर दिया उसने वो नहीं, एक्चुअल में लाइफ में ये चल रहा है। आज अगर किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है ना बेटा, जिसके पास ढंग की प्रॉपर्टी होती है, पहले वो ईआर कैलकुलेट करता है उसका, और उतना ही वैल्यू क्या मांगता है सामने वाले से, 1 नंबर में लेता है। बाकी सब किस में जाएगा, 2 नंबर में जाएगा। होता है बेटा ये तो। किसमें, ईआर से कम क्यों लेगा? अरे मेरे भाई, अगर आप ईआर से कम जाते हैं तो ईआर क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा आपका। और जैसे ईआर जीएवी बनेगा इनकम टैक्स का नोटिस भी आएगा। ऐसे थोड़ी छोड़ने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि साहब नोटिस आएगा, सेक्शन 143(3) का नोटिस आएगा, फाइनल में पढ़ाऊंगा बेटा आपको मैं। और वो क्या बोलेंगे उस समय, कि आ जाओ स्वागत है आपका अंदर वाले कमरे में। हर एक चीज बेटा, हर एक चीज कंप्यूटराइज है आज, एक एक चीज कंप्यूटराइज है। फेसलेस असेसमेंट होती है अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने भी नहीं जाना पड़ता आपको, घर बैठे बैठे जैसे आप क्लास ले रहे हो ना बेटा, वैसे वैसे क्या करता है, असेसमेंट हो जाता है आपका। ठीक है, आओ देखते हैं अब। तो हमने क्या पढ़ा सर, अब प्रॉपर्टी अगर आपने पूरे साल किराए पर दी है तो जीएवी कैसे निकलेगा बच्चों, जीएवी निकलेगा ईआर और एआर विच एवरेज हायर। तो ये ईआर कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, इज हायर ऑफ द फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू but restricted to the standard rent. For example, say higher of FR or MV
is x, then ER equal to SR if x more than SR. However, if S less than SR, तो ER equal to मान गए इंस्टीट्यूट, मजा आ गया भाई। इधर देखो, एक लाइन में खत्म करता हूं। ईआर का मतलब क्या था, उम्मीद कितना है, गवर्नमेंट कितना आएगा, कि साहब ईआर कैसे निकलता है। सबसे पहली बात, हर प्रॉपर्टी का एक फेयर रेंटल वैल्यू होता है और हर प्रॉपर्टी का एक म्युनिसिपल वैल्यू होता है। इन दोनों में जो अधिक होगा उसको साइड में रख लो, और फिर हर प्रॉपर्टी का एक एसआर होगा, स्टैंडर्ड रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट बताएगा। फिर इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों में जो लोअर होगा वो क्या बन जाएगा, ईआर बन जाएगा। यही तो है। फिर पढ़ो, एफआर और फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लोअर, ये क्या बनेगा, ईआर। फिर देखो, रुको इधर देखिए बेटा, मान लो प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, प्रॉपर्टी का ये 100 रुपए, ये 120 रुपए और ये 70 रुपए। बताओ बेटा ईआर कितना होगा, इन दोनों में हायर 120 और 120 और 70 में लोअर 70, क्या बन गया। अगर ये 100 होता, ये 120 होता, ये 130 होता, तो बताओ इन दोनों में हायर और इन दोनों में लोअर, तो ईआर क्या हो गया आपका। तो सर फिर ये, अरे छोड़ो रे यार, क्या है ये फालतू बात, क्वेश्चन करके दिखाओ। जीएवी निकालना है, कैसे निकलता है जीएवी, ईआर और एआर विच एवर इज हायर। तेरी झलक सिर्फी आ गया भाई। पहले हाउस का भाई क्या बता रहे हो आप, ये जेवी बता रहे हो ना बेटा, 90,000 का जेवी पहले हाउस का। कोई और किसी का चेंज है कुछ, चलो पहला तो सर करवा दो तुसी। लो भाई देखो, पहले बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितना, फेयर रेंट कितना, हायर कौन सा है, एसआर तो दे नहीं रखा, तो ईआर क्या बन गया आपका 90 बन गया। और आपका रेंट कितना है बताओ, दोनों में से हायर कौन सा है, तो आपका जो जेवी होगा वो कितना होगा 90। एक और मैं करवा देता हूं, बताओ बेटा इन दोनों में हायर, इन दोनों में लोअर, तो 60 क्या बन गया, ईआर बन गया। बताओ एआर कितना है, तो एआर और ईआर में हायर कौन सा, तो ये 72 क्या बन गया आपका। चलो एक और करवा देता हूं, बताओ दोनों में हायर, दोनों में लोअर, ये क्या बन गया, और ये क्या है आपका, इन दोनों में हायर। एक आप करो आप, 30,000, 78,000। हाँ जी भाइयों और उनकी बहनों, क्या आपका भी यही आंसर हो रहा है क्या बेटा, 90, 72, 60, 30 और 78। हाँ जी ऐसे करते हैं बेटा अपन लोग, ये करवाते हैं अपन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है बेटा। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आपको समझ में आया ये ईआर और एआर की कहानी। आइए एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो पूरे 12 महीने तक क्या चल रही है, रेंट पे चल रही है, उसका एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ये क्या होगा आपका, जीएवी कैसे निकलेगा,
और ER कैसे निकलेगा? ठीक है सर, ये एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है? सुनो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी जेब में आ जाता है ना बेटा, उसे एक्चुअल रेंट बोलते हैं। जितना आपकी जेब में आ गया, देखो ये शॉर्टकट है, ये आप एग्जाम में अटकोगे तक नहीं अगर आपने ढंग से इसको समझा है। रट्टा नहीं मारना बेटा, मैं भी लिखवा सकता हूं रटवा वाला काम, देखो बेटा ये करो वो करो वो करो, ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। भाई स्टेप नंबर क्यों? सामने समझने के लिए बच्चा बैठा तो समझाना उसको। जो आपकी जेब में आ गया वो क्या होगा? आपका एक्चुअल रेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी, प्रॉपर्टी 10 महीने तक किराए पे चल रही थी, सब कुछ सही था, मेरा किराएदार मुझे रेंट भी दे रहा था, पर लास्ट के 2 महीने उसने रेंट नहीं दिया। उसने कहा कि सर थोड़ा काम है, घर जाके आता हूं, बाद में दूंगा रेंट, अभी मेरे पास है नहीं पैसा। मैंने कहा चल ठीक है, 10 महीने तक रेंट दिया है तो 2 महीना चल एडजस्ट कर लेते हैं। 2 महीने बाद प्रॉपर्टी खाली करके भाग गया वो। बताओ बेटा, प्रॉपर्टी लेट आउट तो पूरे 12 महीने रही है, लेट आउट तो पूरे 12 महीने रही है, पर रेंट कितना मिला मुझे? 10 महीने का। तो जो रेंट मिलेगा उसी पर तो टैक्स पे करूंगा बेटा, या अपनी जेब से टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को? अरे गवर्नमेंट को टैक्स अपनी जेब से थोड़ी दूंगा मैं, जो मिलेगा उस कमाई में से तो गवर्नमेंट को अमाउंट, टैक्स का अमाउंट दूंगा। तो इसीलिए जो आपकी जेब में जाता है वो क्या होता है? एक्चुअल रेंट होता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर आपका जो एक्चुअल रेंट होता वो लिखा होता बेटा रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल वर्ड लिखा हुआ, देखो आप ध्यान से अगर आप देखोगे इस पूरे क्वेश्चन को तो एक वर्ड बार बार लिख रहा है ये रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये है आपका रेंट कौन सा है? लेट आउट पीरियड का है। हालांकि इसमें अनरियलाइज रेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट लिखा होता तो बेटा वो इसमें से माइनस कर देते हम। तो एक्चुअल रेंट क्या होता है बेटा? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, वही तो आपको जेब में मिलता है। अरे बात समझ में आ रही है? एक्चुअल रेंट का मतलब हो गया रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। बढ़े आगे, अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। यह प्रॉपर्टी नंबर 2, पढ़ो भाई क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2? ये जो 7 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा, एग्जामिनर आपको बस इसी प्रॉपर्टी में कंफ्यूज करेगा। जितने भी स्टूडेंट आज तक कंफ्यूज हुए इस चैप्टर के अंदर जीवी निकालते समय, वो इसी में कंफ्यूज हुए हैं। मतलब अगर 100 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया तो उसमें 2 या 3 स्टूडेंट ही कंफ्यूज होंगे, और वो भी किस में कंफ्यूज होंगे? इस प्रॉपर्टी के अंदर। बुक ने इसको अलग तरीके से किया हुआ है, अलग अलग राइटर अलग अलग लोग क्या करते हैं उसको AAR PR पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। भाई मैं आपको एक सीधा और सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगा, बस उस फॉर्मूले को आपको क्या करना है? दिमाग में छाप लेना है। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बस उस पर अडिग रहना है बेटा। देखो क्या है, पहले तो देखो टाइप नंबर 2 है क्या कि सर प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए तो रेंट पर थी और कुछ समय क्या रह गई? खाली रह गई। Where the let out property is vacant for part of the year, पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब क्या है कि सर 1 महीने किराए पर थी और 11 महीने खाली रहेगी, ये भी पार्ट ऑफ द ईयर है। सर 11 महीने किराए पर दी, 1 महीना खाली रहेगी, ये भी पार्ट ऑफ द ईयर है। यहां पर ये नहीं बता रखा कि सर कितने समय तक, अगर वो एक भी दिन खाली रह गई है तो भी पार्ट ऑफ द ईयर है, और अगर वो 364 डेज के लिए भी खाली रहेगी तो भी क्या है बेटा? वो पार्ट ऑफ द ईयर है। बात समझ में आ रही है आपको? Where the property is let vacant for the part of the year, section 23(1)(c) ये क्या बोलता है? Where the property is vacant for the part of the year, owing to vacancy, vacancy की वजह से the actual rent is lower than the ER। actual rent क्या हो गया बेटा? ER से कम हो गया, किसकी वजह से? vacancy की वजह से। तो क्या होगा? actual rent received and receivable will be JV of the property। इसको जितनी बार पढ़ोगे बेटा उतनी बार इसके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। आप तो हम पढ़ते ही नहीं इसको, हम एक सीधा फॉर्मूला बनाते हैं इसका। देखो बेटा, एक तरफ हमें लिखना है ER तो निकालना आता है, कैसे निकलता है? फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, SR विच एवर इज लोअर, यह है ER आपका। एक तरफ लिख दो बेटा AR मतलब एक्चुअल रेंट जो आपको जेब में मिला है। कितना मिला होगा? मान लो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 8 महीने तो रेंट पर थी, 4 महीने वैकेंट रह गई। अब बताओ बेटा कितना मिला होगा आपको? 8 महीने का रेंट मिला होगा। इस 8 में भी सर 1 महीने का वैकेंसी है, वो अनरियलाइज है, तो अब कितना मिला होगा? 7 महीने का। तो ये आ गया AR आपका।
इसमें आप जोड़ दोगे क्या, वैकेंसी रेंट, जितने महीने प्रॉपर्टी खाली थी उसका रेंट कितना हो सकता था उसको जोड़ दो आप। फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है बेटा, एक तरफ क्या लिखो ई आर, एक तरफ क्या लिखो ए आर प्लस वी आर। अगर ई आर ज्यादा हो जाए, इन दोनों के टोटल से कौन ज्यादा आ गया, तो ई आर क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। लिखना नहीं है बेटा, सब मेरे नोट्स है ना आपके पास, प्रिंट आउट लेके आए हो ना आप, अभी देखो नोट्स के जादू दिखाता हूं आपको। बट अगर उल्टा हो जाए, ई आर ए आर प्लस वी आर ज्यादा क्या हो जाए बेटा, ए आर प्लस वी आर ज्यादा हो जाए, या ये इसके बराबर भी आ जाए, तो बेटा जो ए आर है ना वो क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, फिर समझिए, अरे एक बार नहीं बेटा 10 बार बताएंगे, फिर से देखिए, ए आर प्लस वी आर, अगर इनका टोटल ज्यादा हो जाए किससे, अगर ये ज्यादा भी हो जाए या इसके बराबर भी आ जाए, तो ये जो ए आर दिख रहा है आपको ये क्या बनेगा। चलो इसमें कुछ अमाउंट डाल के देखते हैं, अमाउंट डाल के देखते हैं कि सर मान लो ये है 1,20,000, ये है 80,000 और ये है बेटा 40,000। बताओ क्या हो गया, ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब अब ये जीएवी क्या बनेगा 80,000। अगर ऐसा हो जाता कि सर ये हो जाता 30,000, अब एरो घूम जाता बेटा, अब ये घूम जाता, अब ये क्या बन जाता, जीवी बन जाता। अगर ऐसा हो जाए सर यहां पर हो जाए 80,000, अब बताओ बेटा, अब तो ये ज्यादा है तो अभी भी ये क्या बनेगा, जीवी बनेगा। अरे बोलिए, अभी मैं नोट्स आपके सामने आप प्रेजेंट कर रहा हूं, अब निकालो बेटा नोट्स निकालो। हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से नोट्स की तरफ देखिए आप, आपके पास इसके प्रिंट आउट होंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा, ये हमारा सेकंड हेड है बेटा, आप देख पा रहे हैं, तभी तो मैंने इसको क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है।
तो सभी हेड को जब टोटल बनाते हो आप क्या बनता है, जीटीआई बनता है। उसमें से हम क्या कम करते हैं, एटीसी से एटीयू तक डिडक्शंस कम करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल इनकम बनेगा। तो इसके अंदर ये जो सेकंड वाला हेड है ये कौन सा आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। इन नोट्स को अपने साथ लेके आना क्लास के अंदर, क्योंकि अगर आपको हो सकता है कोई बात एक्स्ट्रा लिखनी हो अपनी तरफ से, कोई चीज़ आपको लगता है कि यार जैसे मैंने वो अभी बताया था आपको, ये 2 साल तक हाउस प्रॉपर्टी नील रहेगा, मैंने नोट्स में नहीं इसको कवर किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स का मतलब क्या होगा बेटा, वो चीज़ें जो आप लास्ट मिनट रिवाइज कर सको, उससे मैं नोट्स बोलता हूँ। कि पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी अगर आप 3 मिनट में रिवाइज कर जाओ या 4 मिनट में रिवाइज कर जाओ तो फायदा होगा उस नोट्स को देखने का। 80 जो पेज आपके हैं, 40-50 पेज हमारे मॉड्यूल के अगर हम देखें, 47 पेज है मॉड्यूल के, इन 47 पेज को अगर आपने 5 मिनट या 3 मिनट में रिवाइज कर दिया तो फायदा है उस नोट्स का। डरना नहीं है बेटा, किताबें जरूर मोटी होंगी पर इसको मैं इतना सा कर दूंगा आपके सामने, और पूरा ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। आप 5 मिनट कोई काम कर रहे हैं, आपको लगा यार तो 5 मिनट का टाइम हमारे पास, रिवाइज कर लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी उठाया आपने रिवाइज कर दिया पूरा, तो मजा आएगा उसको, ठीक है। अदरवाइज क्या फायदा ऐसी हाउस प्रॉपर्टी का जो 2 घंटे तक रिवाइज ही ना हो पाए। थोड़ा सैलरी लिखवा तो दिया पूरा, शॉर्ट कुछ नहीं होता, शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं होता बेटा। इधर देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज रेंटल इनकम आती है बेटा इसके अंदर। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 यहाँ पर कवर है। एक हाउस होगा जिसको आप टेनेंट को रेंट पर देंगे, रेंट पे करेगा टेनेंट, और ओनर के हाथ में क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा। सेक्शन 22 क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन है। कैलकुलेट करोगे आप एनुअल वैल्यू जो कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 23 में लिखी गई है, सच प्रॉपर्टी, और सच प्रॉपर्टी इज वैल्यू द टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑनर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तीनों चीज आ गई बेटा, एक तो एनुअल वैल्यू आ गया और हाउस प्रॉपर्टी आ गई और साथ में क्या आ गया, ऑनर आ गया, तभी तो टैक्सेबल होगा आपका ये। फिर मैंने इसमें एमसी के लेवल पे जो चीज आ सकती है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी। क्या लिखा हमने यहाँ पर, देखो ध्यान से, कि सर इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड ये टैक्सेबल कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने उसे ऑक्यूपाई क्या कर रखा है, अपने खुद के बिजनेस के लिए। सेकंड वाला मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो साफ ही पता चल रहा है कि आपका बिजनेस क्या है, लेटिंग आउट का है। ऑब्वियस सी बात है, इतना कॉमन सेंस तो है बेटा, जिसका बिजनेस लेटिंग आउट का है वो इनकम कहाँ जाएगी, बिजनेस साइड में जाएगी। एक होटल की इनकम क्या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, क्या कहाँ पर होगी, पीजीएपी में, क्योंकि उसका बिजनेस और प्रॉपर्टी को क्या करना, लेट आउट करना। नेक्स्ट, एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, बाकी सब चीजें छोड़ी हमने। कैसे निकलेगी बच्चों एनुअल वैल्यू, कि सबसे पहले जेवी है उसमें से क्या माइनस करोगे आप, तो क्या बन जाएगा, एनुअल वैल्यू। अब ये जीवी कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट और विच एवरेज, ये क्या बनेगा, जी बनेगा। तो ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू विच एवरेज और स्टैंडर्ड रेट विच एवरेज, तो लोअर जो क्या होगा बनेगा, ये ईआर बन जाएगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहला क्या है बेटा, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू द प्रीवियस ईयर, तो हम क्या कह देंगे, तो पूरे साल के लिए जो किराए पर दी जाए वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, उसका एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, जेवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ये एनएवी निकलेगा आपका, नेट एनुअल वैल्यू। तो ये जो जेवी वो कैसे आएगा आपका, बताओ ना बच्चों, ईआर और एआर विच एवरेज हायर। एआर कैसे निकलेगा, कि जो 12 महीने का रेंट है बच्चों उसमें से क्या माइनस कर दोगे आप, अनरिलाइज्ड रेंट माइनस कर दोगे। वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड भी लिखा मैंने पीरियड, वैसे होगा नहीं बेटा, क्योंकि जब 12 महीने किराए पर दिया है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे होगा, फिर भी लिखा है मैंने क्योंकि माइनस हो जाता है। तो ये जो बचेगा वो क्या है, एक्चुअल रेंट, मतलब एक्चुअल रेंट की कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है। ठीक है बच्चों, नहीं बेटा एरियर नहीं होता, अनरिलाइज्ड रेंट का मतलब होता है वो रेंट जो आपको मिला ही नहीं है, जो आपका किराया डूब गया है उसे बोलते हैं अनरिलाइज्ड रेंट। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ वो तो आता ही है बेटा, जो डूब जाए उसे बोलते हैं अनरिलाइज्ड रेंट। अगर अभी तक नहीं मिला है आपको पर उम्मीद है आपको मिल जाएगा तो वो क्या रहेगा, आपका एक्चुअल रेंट में बना रहेगा। जो डूब गया नहीं देने वाला उसे हम क्या बोलेंगे, अनरिलाइज्ड रेंट। ठीक है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ तो वो तो ड्यू तो हो गया ना रेंट आपका। प्रॉपर्टी किराए पर कब दिया आपने, प्रीवियस ईयर में दी है, तो रेंट उसी प्रीवियस ईयर का माना जाएगा और टैक्स प्रीवियस ईयर में हो जाएगा। अगर उसको अगले साल वो नहीं मिला आपको, अगर वो नहीं मिलेगा, मान लो वो डूब गया है, तो क्या करो, माइनस कर लेना बेटा अपना। नहीं देखो आप क्या ना क्या चाह रहे हो, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर का क्या था, एक रेंट था मान लेते हैं 20,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग था, हाँ
यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? टैक्स तो यही हो जाएगा बेटा। वो तो किसमें से? नहीं नहीं, डूबा कहाँ है? आपने ये बोल रहे हो अनरियलाइज है ये। अगर ये अनरियलाइज रेंट है और आपको ये 1 साल क्या, मैं कहता हूँ लो ये 40 साल के बाद मिल रहा है, ठीक है, आप तो 1 साल के बाद, 40 साल के बाद मिल रहा है, तो अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन ए अप्लाई होगा और ये अनरियलाइज रेंट जिस साल मिलेगा उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। पढ़ेंगे बेटा, ये भी आपके सिलेबस में है, सेक्शन 25 सब सेक्शन ए। हाँ जी, नहीं कोई रिलीफ नहीं है बेटा उसकी। रिलीफ किस बात की है? किराया आपका डूबा है। एडवांस रेंट नहीं, देखो बेटा, आप इसको इतना कंफ्यूज मत होइए आप। जितने साल जो प्रॉपर्टी, देखो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, प्रॉपर्टी को जो आप लेट आउट करते हो ना, उस पीरियड का जो रेंट होगा वो उस साल टैक्सेबल होगा। अगर मान लो मुझे 5 साल का एडवांस मिल गया है तो टैक्सेबल नहीं है बच्चों, वो टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पीरियड का रेंट कितना था? सिर्फ 5 लाख रुपए था, तो सिर्फ 5 लाख ही टैक्सेबल होगा। अगर ये कुछ डूब गया है तो माइनस कर लेना, और ये डूबा हुआ वापस मिलेगा तो टैक्स हम कर देंगे। तो एडवांस कुछ नहीं होता, कोई नहीं देता बेटा। कौन देता है एडवांस? एडवांस रेंट कोई देता है क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर होती है, पर एडवांस रेंट कोई नहीं देके चलता। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हम्म, वो तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी में देखेंगे ना, अभी तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पर बता रहा हूँ आपको। नहीं बेटा, ये तो मैंने एक्चुअल रेंट का डेफिनेशन बताया आपको। एक्चुअल रेंट हर जगह तो पढ़ोगे ना आप, तो आपको यही फॉलो करके चलना है। अब अगर पूरे 12 महीने तक रेंट पे चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नहीं आएगा ये। और भी तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, वहां पर भी तो एक्चुअल रेंट देखोगे आप, तो हर जगह एक्चुअल रेंट का डेफिनेशन ये रहेगा। कहीं पर ये आएगा, कहीं पर ये नहीं आएगा, पर डेफिनेशन आपको ये लेके चलना है। हाँ, और आपको मिले नहीं, अंडरलाइज हो जाएगा फिर वो। हाँ, बाद में अगले साल में माइनस कर लेना। हाँ, क्या दिक्कत है? और भाई ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ, आप ये मिला नहीं वो मिला नहीं, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो मेरे भाई? जितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है, उस पीरियड का जो रेंट है वो इस साल टैक्सेबल होगा। अगर कोई अनरियलाइज हो गया तो माइनस कर देना, वो टैक्स नहीं लगेगा। अनरियलाइज अगर फ्यूचर में मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो 2 लाइन की बात है। आओ बच्चों, अगला कौन सा है हमारा? वेयर द प्रॉपर्टी इज वैकेंट एंड पार्ट ऑफ द ईयर। तो लेट आउट प्लस वैकेंसी का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, लेट आउट प्लस वैकेंसी वाला। तो जब वैकेंट प्लस लेट आउट का कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, तो ईआर अगर क्या हो जाए आपका, एआर प्लस वीआर से ज्यादा हो जाए, बराबर हो जाए, तो एआर क्या बनेगा आपका। और यदि ईआर आपका एआर प्लस वीआर से कम हो जाए तो ईआर क्या बन जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर यहां लिखो आप। हो जाओ स्टार्ट, करें लिखना, स्टार्ट करें। बताओ भाई क्या करोगे आप? म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 2 लाख रुपए की। फेयर रेंट कितना है? 3 लाख का। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? तो सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे ई आर प्लस वी आर। सर वी आर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वैकेंसी लिखी हुई है 6 महीने की। तो बताओ बेटा ई आर कितना है? इन दोनों में क्या देखना? हायर देखना है, जो 3 लाख है। लोअर कितना है? 2 लाख। तो 2,75,000 तो आ गया आपका ई आर। ए आर कितना है बच्चों? मंथली रेंट कितना आपका? 25,000 रुपीज पर मंथ है, और 6 महीने वैकेंसी है। इसका मतलब क्या हो गया? 6 महीने का रेंट कितना आ गया? 1,50,000, और बाकी 6 महीने का कितना होगा? 1,50,000। अब मुझे बताओ बेटा, एरो किस तरफ चला गया? तो इसका मतलब आपका ये जो आपका है, ये क्या बन जाएगा? जीएवी। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देना, एनएवी आ जाएगा। छापो छापो जल्दी जल्दी। कितने बच्चों के पास क्लास में प्रिंट आउट है फिलहाल अभी? वो बहुत सारे बच्चों के प्रिंट आउट बेटा आपने, या आप खुद लिखोगे इसको? नहीं, अगर आपको लगता है कि हम लिख लेंगे 2 मिनट लगेगी तो लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पेज है, लिख लो। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है तो वो रख लो बेटा।
थैंक यू बेटा, थैंक यू। बता तो बेटा भी। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है बेटा हर एक एरिया का, वो वैल्यू डिसाइड करता है प्रॉपर्टी को, उसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। एक फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हाईवे है, क्या ये आपके मोहल्ले की सड़क है, किसी ना किसी मोहल्ले में तो आप रहते ही हैं बेटा, जंगल से कोई नहीं आता, कॉलोनियों से आ रहे हैं सारे बच्चे। तो बेटा ये जो आपका मकान है, ये जो मकान है आपका, ठीक है, और आपके मकान के बिल्कुल सामने एक मकान और है जैसा बिल्कुल आपका मकान है। इस मकान को रेंट पर दिया हुआ है कितने का, 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो मुझे बताओ बेटा आपके मकान का भी रेंट कम से कम कितना होगा, इसे बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू, कि नॉर्मली फेयर रेंट कितना चल रहा है उस एरिया का। और फिर तीसरा क्या है बेटा, स्टैंडर्ड रेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक प्रॉपर्टी का एक रेंट कंट्रोल एक्ट अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं वो डिपार्टमेंट है कहाँ, उसका एक डिपार्टमेंट है बच्चों, वो क्या करता है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट है, वो हर एक प्रॉपर्टी का हर एक एरिया का क्या निकालता है, एक स्टैंडर्ड रेंट निकालता है। जैसे पूरे गांधीनगर एरिया के अंदर एक प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट कितना होना चाहिए, वो इसको निकाल के दे देगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट बोल देंगे। ये तीनों ही गवर्नमेंट की वैल्यू होती है, ये कैलकुलेट गवर्नमेंट करके आपको देगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही आपको मिलेंगे दिए हुए, ये तीनों आपको दिए जाएंगे, इनमें से आपको क्या करना, हायर लोअर करके निकाल के लेके आना है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करके दिखाओ। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, इनसे पहले करके दिखाओ। पहले तो क्या करना है बेटा, देखो वैकेंसी है क्या, वैकेंसी है, इसका मतलब क्या लगेगा, फॉर्मूला, जैसे वैकेंसी दिखे आप फॉर्मूला लगा देना। बताओ ईआर कितना बेटा क्वेश्चन के अंदर, कितना, 2,75,000, फिर से वही आ रहा है क्या, एआर कितना होगा, 1,98,000, और वीआर कितना होगा आपका 66,000। एरो इस तरफ घूम गया इस बार, ये क्या बन गया, सर एक डाउट है, क्या बेटा क्या डाउट है, सर सही मायने में रेंट तो 1,98 मिला, पर टैक्स तो लग रहा है कितने के ऊपर, 275, तो ये तो सर गड़बड़ हो रहा है। अरे मैं पहले मैं कर लूं सर, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, गड़बड़ क्या है, देख ज्यादा है ना यार, अरे सर वो ईआर 12 महीने का है और ये रेंट आपका 9 महीने का है। अगर आपको ईआर ही कैलकुलेट करना है तो क्या कीजिए आप, 275 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 9 करो। अरे प्रॉब्लम समझो बेटा, ये कंफ्यूजन बाद में आएगा, पहले कर लो कंफ्यूजन अपने आप को, समझिए फिर मैं क्या बोल गया। मैं कह रहा हूं कि सर आपने फॉर्मूला बताया था ईआर और एआर विच एवर इज हायर, क्या होता है आपका, जेवी बनता है। यहां पर आपने वीआर और जोड़ दिया, यहां पर ये ज्यादा आ गया तो आप इसको टैक्सेबल कर रहे हो, ठीक है सर टैक्सेबल हम दे देंगे, पर सोचिए बेटा ये ईआर तो पूरे 12 महीने का है, अगर मान लो एरो घूम के इधर आता तो आप क्या करते, आप 9 महीने का टैक्स लेते, पर अब ये घूम के किधर चला गया, इधर चला गया, तो आप पूरे 12 महीने का टैक्स क्यों ले रहे हो, इसको भी तो कम करो ना सर, इसको भी क्या करो आप सर, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 9 करके इस पे टैक्स लगाओ। बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब देखो गवर्नमेंट का मानना क्या है, गवर्नमेंट कहती है भाई अगर इस प्रॉपर्टी को तू पूरे 12 महीने पे देता तो कितना रेंट आता तेरा, मान लो ये यहां पर वैकेंसी नहीं होती तो क्या होता, 22,000 मल्टीप्लाई 12,000 कितना हो गया ये 64,000, और इसका ईआर कितना है 2,75,000, ज्यादा कौन सा आ रहा है, यही तो आ रहा है। मतलब तूने प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से क्या कर रखी है, अंडर वैल्यू पे दे रखी है, अंडर वैल्यू पे दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, ईआर को क्या बना देंगे तेरा, अब चाहे प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए किराए पर क्यों ना गई हो, गलती करोगे तो आपको पेनलाइज गवर्नमेंट करेगी बेटा। इसीलिए अगर प्रॉपर्टी आपकी 1 महीने की किराए पर है तो आप ये जरूर रखिए आप कि प्रॉपर्टी का एआर और ईआर हमेशा एआर ज्यादा रहेगा, तभी आपको कम का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपने क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी को कम वैल्यू पर किराए पर दे रखा है, तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी, पूरे ईआर को टैक्सेबल कर देगी पूरे 12 महीने का। ये पैनलाइज कर रही है गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये। चलिए अगला करके दिखाओ फिर इस बात पर। इस बार अंडरलाइज रेंट भी है बेटा क्वेश्चन के अंदर।
थर्ड वाला कर रहे हैं ना अपन, ए आर प्लस वी आर, ये कितना है बच्चों? ए आर कितना है? देखो 4 महीने क्या प्रॉपर्टी आपकी, 4 महीने का रेंट नहीं मिला तो मिला कितना होगा रेंट आपको? 8 महीने का, तो 2 लाख आ गया, प्लस वी आर कितना है? तो ये तो बराबर हो गया, बात समझ में आ गया? माइनस कर तो दिया बेटा, महीना कितना आपका? 25,000 का है रेंट, तो 3 और 1 4, 4 महीने का नहीं मिला होगा, 3 का तो वैकेंसी की वजह से नहीं मिला, 1 डूब गया, कितना मिला होगा? तो क्या किया हमने? 25,000 मल्टीप्लाई 8, कैलकुलेटर में कर लो बेटा, 2 लाख ही आएगा, देख लो आप। क्या कर दूं? हाँ तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा फिर। क्यों ऐड करना है एनालाइज? हमेशा माइनस होता है बेटा एनालाइज तो। हाँ अरे यार कितने बार इतने सारे डाउट भी बता दिए। अनरिलाइज रेंट पर टैक्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगा रहा? मुझे मिला ही नहीं, मैं किस बात का टैक्स दूं गवर्नमेंट को? एक तो मेरा किराया डूब गया, मेरी प्रॉपर्टी क्या थी? अरे बेटा बहुत तकलीफ होती है, सोच के देखिए, आपकी एक प्रॉपर्टी जो आपने किराए पर दी बड़े प्यार से। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि सर आपके पास कोई फ्लैट वगैरह है क्या? मैंने कहा यार रखा तो है फ्लैट, कि सर मुझे किराए पर दे दो, सर मैं दूसरी जगह से आया हूँ और मैं आपको रेंट दे दूंगा। मैंने कहा देख बेटा तू मेरा स्टूडेंट है वो अलग बात है, पर देख पैसे की बात होगी, मैं 10,000 महीना तेरा रेंट लूंगा। अब उसने कहा सर ठीक है डन, अरे सर 10,000 क्या हमारे लिए छोटी सी बात है। अरे वो बढ़िया भाई ठीक है, रेंट पे लग गया स्टूडेंट। अब पहले महीना मैंने रेंट मांगने गया, मैं कहा भाई रेंट दे, उसने कहा सर इस बार तो अभी एडमिशन ही हुआ है, रिजल्ट आया है, अभी फीस वगैरह जमा करवा रहा हूँ मैं, अगले महीने दे दूंगा सर। ठीक है भाई, अगले महीने गया मैंने कहा भाई रेंट दे भाई, उसने कहा सर देखो अभी थोड़ा सा आप समझ रहे हो, आप अभी क्लास में नए नए आए हैं, हम थोड़ी सी बातचीत हमारी स्टार्ट हुई है, खर्चा हो रहा है सर थोड़ा, आप समझो सर समझो। मैं कहा तू नलायक ये करता है क्या सर, डांट बाद में लेना, आप समझो अगली बार आना। तीसरा महीना, तीसरे महीने में गया, मैंने कहा भाई सर इस बार अब थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो गया किताबों का, मैं दूंगा सर रेंट आपका। स्टूडेंट अच्छा लगता था, मैं कहा बढ़िया, पढ़ने में भी ठीक ठाक ही था, मैं कहा दे देना यार, देखो 3 महीने का रेंट इकट्ठा हो गया, सर पापा को बोल रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, आ रहे हैं रेंट आ रहा है। चौथे महीने में जब गया तो थैंक यू लिखा हुआ था, सर कोर्स पूरा हो गया, थैंक यू सर। अब सोचिए मेरे दिल पर क्या बीतरी होगी बेटा, एक तो मेरा प्रॉपर्टी वो ऑक्यूपाई करके बैठा रहा, ऊपर से वो रेंट भी दे के नहीं गया, और ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है पवन जी टैक्स दे दो, मत टैक्स दे दो। समझो बेटा, प्रैक्टिकली सोचिए टैक्स कहां से दे दूं मैं उस बात का। हाँ जी बेटा बोलो, अगला क्वेश्चन करो भाई, बाकी सब बच्चे जिनको डाउट पूछना वो डाउट पूछो, अगले क्वेश्चन करो। हाँ जी, अरे प्लीज 1 मिनट, हाँ जोर से। हाँ जी, मतलब सर 12 महीने में से 4 महीने का आपका अनरिलाइज रह गया, और 8 महीने का क्या मिल गया आपको? रिलाइज हो गया। 8 महीने रिलाइज हो गया पूरा, है ना? तो प्रॉपर्टी पूरा, प्रॉपर्टी नंबर 1 बन गया ना बेटा, ये तो प्रॉपर्टी 2 में तो आएगी नहीं ये। बेटा देखो इसमें क्या होता है, जब वन नोट के आप पीडीएफ बनाते हो ना, तो अपने आप वो क्या करता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेता है। तो ये मंथली रेंट के बाद में ये पॉइंट मत पढ़ो आप, क्योंकि ऊपर आ चुका है, या आप चाहो तो इसमें लिख देना बेटा, वैकेंसी आपका पीरियड है, वैकेंट पीरियड आपका कितने का? 4 महीने का है, और लेट आउट पीरियड आपका, लेट आउट पीरियड कितना है? 8 मंथ का है बच्चों, 8 मंथ का। और अनरिलाइज रेंट कितना आपका? 1 मंथ का। करो बेटा, ए आर प्लस ए आर कितना आएगा? 275। ए आर कितना बेटा? बेटा देखो वैकेंट रहा वो 4 महीना, लेट आउट कितना रहा? 8 महीना, 12 महीना पूरा हो गया क्या? यस सर यही तो होगा।
डूबा कितना, 1 महीने का, इसका मतलब 7 महीने का मिला होगा। तो 25,000 मल्टीप्लाई 7 प्लस VR कितना है बेटा आपका, 1 लाख। बताओ कितना आ गया, 1,75,000। तो ये बराबर आ गया इसके, तो क्या बन गया, जी। अभी देखो मॉड्यूलर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, हो गया। तो चलिए बेटा आज के लिए यहीं तक अपनी, नहीं अभी तो लास्ट टाइम है अभी, एक क्वेश्चन और कर दो बस, ये क्वेश्चन कर दो, क्लास खत्म। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन। इसको आपने अगर कर लिया बेटा, सब कुछ पर मंथ लिखा हुआ, 120 पर मंथ, 180 पर मंथ, ये 2000 पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है भाई, जिनको पीछे दिखाई नहीं दे रहा वो देखो, अब दिख रहा है क्वेश्चन अब तो आपको। ये पर एनम है बेटा, पर एनम। ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूं आपको मैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना। कितना आ रहा है बेटा आंसर, 1800 रुपीज। और कोई इसके अलावा, क्या वो आंसर बोल रहा है, क्या कितना बोल रहा है वो, अरे भाई आपकी खुद की पंचायतें खत्म होगी क्या, बातें कर रहे हो नलायकों। सुबह सुबह कितनी बातें करते हो तुम, रात को खत्म नहीं हुई थी क्या, पूरी बात करके आए करो रात में, आते ले जाते हो सुबह फीस। क्या क्वेश्चन में, इधर देखो बेटा, टाइम हो रहा है मेरा, क्या क्वेश्चन में वैकेंसी लिखी है क्या, जैसे वैकेंसी मिले फॉर्मूला चिपका दो बेटा। करवाने को तो मैं आपको जो इंस्टीट्यूट का तरीका है, AAR, EER, PPR, ये निकाल सकता हूं बेटा मैं, पर वो करोगे कंफ्यूज रहोगे, इसलिए हमने सीधा तरीका है बेटा, अपने सीधी तरीके से काम करना आता है अपने को। तो चीजों को सरल करके पढ़ोगे तो सरल लगेगी बेटा, घुमा घुमा के पढ़ोगे तो वो घुमा घुमा के आएगी। तो सीधी सी बात क्या है, AR प्लस VR है। बताओ ER कितना है क्वेश्चन में, इसको 12 से मल्टीप्लाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई, बताओ कितना कितना आएगा, 14, और ये 2160। अब देखो बेटा, फेयर रेंट और इन दोनों में से हायर कौन सा है, ये अमाउंट, और इसमें लोअर कौन सा है, ये अमाउंट, तो ये तो हो गया 2000। चलो भाई इसका काम तो खत्म, किसी को तकलीफ बेटा, ER 2000 कैसे निकला। चलो भाई AR बताओ कितना है, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में लिख दिया रेंट रिसीव्ड, कितना जेब में आया भाई साहब, 1800, लिख दो साफी। प्लस अब क्या निकालना है, VR। बताओ बेटा अनरिलाइज रेंट कितना आपका, 200 रुपए का अनरिलाइज रेंट है, और वैकेंसी पीरियड कितना आपका, 2 महीने का। अरे प्लीज बातें मत करो, 2 महीने का वैकेंसी, इसका मतलब लेट आउट पीरियड कितना था, 10 महीने का। बात समझ में आ रही है बेटा, अरे या तो खाली रहेगा या फिर किराए पे ऑक्यूपाइड रहेगा। तो अगर 2 महीना खाली रहा है तो बेटा 10 महीने किस पे था, वो ऑक्यूपाइड था, इसका मतलब 10 महीना क्या आ गया आपका, लेट आउट पीरियड आ गया। अब सुनो आगे कहानी, लेट आउट पीरियड 10 महीना है, इसका मतलब ये जो रेंट आपको मिला है कितने का, 1800 रुपए, ये मिला है, डूबा कितना, तो 2000 क्या आ गया आपका, लेट आउट पीरियड का रेंट आ गया। मतलब 2000 रुपए क्या आ रहा है बेटा आपका, ये 10 महीने का, तो 1 महीने कितना आ गया, 200 रुपए आ गया, और वैकेंसी कितनी है, 2 महीने की, मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 400। लगाओ यहां पर 400, बताओ एरो किस तरफ चला गया, यहां पर, तो ये क्या बन गया, क्यों आए ना मजा। मैं दिखा दूंगा बेटा, हाँ जी आगे समझ में। अभी किसको समझ में नहीं आ रहा था इधर भाई, हेलो,
अभी हार्दिक पांड्या हो गया। देखिए सीधा सा कंसेप्ट है, या तो वो लेट आउट होगा या वो वैकेंट होगा, तो पूरा 10 महीने का। आपने किसने 1800 आंसर दिया? सबने शायद, सबने 1800 दिया था आपने। चलेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं आपके गुरुजी ने, बहुत कुछ बनाया है आपके लिए, टेंशन मत लो आप। हमारे मॉड्यूल में तो गिनती के 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सब बनाए, एक एक कंसेप्ट कैसे मर्जी आप देख पाओगे आप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं रोकूंगा, मैं मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा, बाय बाय बाय।